Hello and welcome to Hope Tushant Yadav and welcome to this icon series Indian Economy Current Affair in Nutshell for UPSC CSC 2023 जहां पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको सारा करंट अफेयर मिलेगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चैनल पर आपको इंडियन इकोनॉमी का पूरा कोर्स मिलेगा जिसको 10,000 से भी ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और सीरियसली उनको बड़ा मजा आ रहा है। आज तक मैंने एक नेगेटिव कमेंट रिसीव नहीं किया है। दैट्स माय अचीवमेंट। मैं बड़ा खुश होता हूं इसको देखकर कि जितने लोगों ने पढ़ा। मैंने तो यहां तक की वादा किया था कि अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको 1000 रुपए भी दूंगा। आज तक कोई साहब मुझसे 1000 रुपए मांगने नहीं आया है एंड दैट इज माय अचीवमेंट। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि आपको मैं इंडियन इकोनॉमी सही तरीके से समझा पा रहा हूं और आपको एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर कर पा रहा हूं। आपके दिमाग को खोलने में मैं हेल्प कर पा रहा हूं। अगर इतना सा कंट्रीब्यूशन मेरा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो हम आइकन सीरीज में कर क्या रहे हैं, बहुत ढेर सारी जो न्यूज रिपीटेटिव आती रहती है, रिपीट होती रहती है, हम उनको कंसाइज करके एक जगह पर आपके लिए पेश कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन से जितना भी कुछ चल रहा था पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ कंसाइज करके सारा कुछ यानी एडिटोरियल का एनालिसिस भी करके आपको दे दिया कि देखिए इन्फ्लेशन के बारे में क्या क्या चल रहा है। एक वीडियो 24-25 मिनट की वो वीडियो थी, आपको इन्फ्लेशन का क्रिटिकली एनालिसिस भी करके देगी। आपको इन्फ्लेशन के सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं नेगेटिव्स पॉइंट्स भी बताएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी वे बताएगा। आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। And this is what I'm trying to do in this channel Hope Tushant Yadav. I'm trying to achieve a standard जहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी ऐसी मिल जाए जो कहीं पर भी ना मिले, ऐसी क्वालिटी जो आपको कहीं पर भी ना मिले। तो इंडियन इकोनॉमी एक दूसरी प्रॉब्लम से जो जूझ रही है जिसका नाम है डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी। तो हमने इन्फ्लेशन की तो बात कर ली कि भाई इन्फ्लेशन बड़ी एक प्रॉब्लम वाली बात है इंडियन इकोनॉमी में। दूसरी प्रॉब्लम की जो बात इस समय हो रही है वो है डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी। बहुत ढेर सारे न्यूज आर्टिकल, बहुत ढेर सारे एडिटोरियल्स आते रहते हैं इससे रिलेटेड। मैं सबको कंसाइज करके आपको आज एक अल्टीमेट जो है एनालिसिस करके दूंगा। तो बहुत ढेर सारी न्यूज जैसे कि इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रोज टू अ रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। यहां पर बात की आरबीआई सेटअप अ सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी। तो आरबीआई कह रहा है कि हम डॉलर का यूज नहीं करेंगे, हम रुपया का यूज करेंगे सेटलमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। आरबीआई पेव्स वे फॉर ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी उसी डे की। साथ में दो आगे वाली जो न्यूज आई वो था फिस्कल डेफिसिट रेन इंड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट अ कंसर्न। ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड $26.1 बिलियन। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। रुपी स्लाइड्स टू इन्फ्लेट इंपोर्ट ग्लोबल ट्रेवल बिल्स। तो रुपया जो स्लाइड हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। डेफिसिट डाउट, यहां पर जो यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है उसने भी अपने इंटरेस्ट को रेज कर दिया है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे पास। विल आरबीआई मूव हेल्प ग्रेटर ट्रेड इन रुपी। तो आरबीआई का जो ये मूव है कि हम ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो रुपी में करेगा, उसका एनालिसिस यहां पर दिया हुआ है। साथ में वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट्स की भी बात की गई है। रुपया करेंसी कॉशंस, तो रुपया क्या हमारा जो है डेप्रीशिएट हुआ है, वो कैसा हुआ है, क्या हो रहा है उसमें, वो सारी बातें। डिस्पाइट प्रेशर द रुपयाज रिमार्केबल रेजिलियंस, जितना भी प्रेशर है हमारे पास, रुपया का डेप्रीशिएशन हो रहा है, फिर भी उसके बाद भी हमारा रुपया रेजिलियंट है। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। ये पूरा एडिटोरियल हम समझेंगे भी, डोंट वरी, मैं सबको समझाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है आपको सबको समझ में आएगा। मेंस पर्सपेक्टिव से आप चीजें लिख पाओगे, आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा। जस्ट हैव फेथ ऑन मी कि आपका सब कुछ कवर होगा। ये फेथ जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सब पर होता नहीं है। अब अगर आप मुझ पर करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके फेथ को कभी ब्रोक ना करूं। आरबीआई विल आयरन आउट वोलेटाइल रुपी मूव्स। तो आरबीआई किस तरह से इंटरवीन करेगा और रुपया को डेप्रीशिएट ज्यादा होने से बचाएगा। सडन जो मूव्स होंगे रुपया के डेप्रीशिएशन में, उनको रोकने की कोशिश करेगा आरबीआई। तो इन सब जितने भी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, करंट अफेयर आए हैं रिलेटेड टू करंट अकाउंट, रिलेटेड टू रुपया डेप्रीशिएशन, रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी, सबको एक जगह पर कंसाइज करके आपके लिए पेश करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आप जानते हैं, हमने इंडियन इकोनॉमी के फुल कोर्स में सबको समझ रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो वो कोर्स कर लीजिए ताकि आपका बेस बन जाए, बिल्डिंग यहां से आप बना लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के दो पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस ऑफ इनविजिबल के तीन पार्ट हैं, नेट सर्विस एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट के तीन पार्ट है, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। लोन में नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट में फॉरेन, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग में नेट बैंकिंग कैपिटल। ये पूरा आपको अगर डायग्राम तैयार है तो आप समझिए आपका बहुत काम इजी हो गया, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप चीजों को समझने लगेंगे। तो अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी गुड्स में जो ट्रेड है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स का हो रहा है उसकी वजह से जो डेफिसिट आ रहा है, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें डेफिसिट आता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो रहा है। दैट मींस कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और इंपोर्ट हमारा अमाउंट में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी चल रही है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ग्लोबल जो कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो है इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। साथ में रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वजह से भी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वाइडन हो रहा है। और इसका इंपैक्ट हमारे पर कहां पर पड़ेगा? करंट अकाउंट पर। हमारा करंट अकाउंट भी ज्यादातर डेफिसिट में ही रहता है और भी ज्यादा डेफिसिट में हो जाएगा। पहली बार 17-18 सालों में कोविड के दौरान ऐसा हुआ था कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ था, अदरवाइज हम करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहते हैं। दैट मींस कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल का जो नेट इंपैक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और उसकी वजह से हम हमेशा घाटे में रहते हैं, डेफिसिट में रहते हैं। ये पूरा डायग्राम है। रुपया का डेप्रिसिएशन कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए कि रुपया की डिमांड एंड सप्लाई कौन करता होगा? तो जो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं वही रुपया की डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। और ये रुपया का डिमांड एंड सप्लाई होता कैसे है? मैंने आपको इकोनॉमी के पूरे कोर्स में बात समझाई भी थी कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं और ये पब्लिक है, यहीं पर रुपया का, यहीं पर डॉलर की डिमांड एंड यहीं पर डॉलर की सप्लाई होती है। और डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से पता चलता है कि डॉलर स्ट्रांग होगा या डॉलर वीक होगा। अब बात समझिएगा, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपया वीक होगा, और अगर डॉलर वीक होगा तो रुपया स्ट्रांग होगा। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं डॉलर एंड रुपया, तो डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो रुपया को वीक होना पड़ेगा। और डॉलर मजबूत कैसे होगा? भाई डॉलर की लोग डिमांड ज्यादा करें, कह रहे हमको भी चाहिए डॉलर, हमको भी चाहिए, और डॉलर की सप्लाई कम हो, जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इस समय यही हो रहा है साहब। इस समय ये हो रहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से अपना पूरा डॉलर निकालकर, अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं, और जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई कम हो गई है और डॉलर की डिमांड तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंपोर्ट तो करना रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि हमारा रुपया जो है वो नीचे जा रहा है, रुपया जो है हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है। तो रुपया का डेप्रिशिएशन इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रुपया का डेप्रिशिएशन होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइडन होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का बिल भी बढ़ेगा। जिस चीज के लिए हम पहले 50 रुपए देते थे उस चीज के लिए आज हमें 70 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। तो रुपया का अगर डेप्रिशिएशन होता है तो हमारा एक्सपोर्ट जरूर चीपर हो जाता है, पर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि डेप्रिशिएशन में हमारा एक्सपोर्ट चीपर है, हमारा जो गुड्स होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है, पर हमारा इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाता है। और जब रुपया का अप्रिशिएशन होता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक्सपोर्ट जो है कॉस्टली हो जाते हैं, इंपोर्ट जो है चीपर हो जाते हैं। लेकिन अभी डेप्रिशिएशन होने की वजह से जो मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है वो इंपोर्ट जो है हमारे कॉस्टली हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। तो और चीजें समझते हैं। रुपया का डेप्रिशिएशन हो रहा, रुपया का डेप्रिशिएशन हो क्यों रहा है इस समय, इसका मेन रीजन समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज अगर हम समझें तो अगर इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट की इस ग्राफ से समझें, इस ग्राफ से एक चीज समझिए कि जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं और जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा ही होता है इन कंपेरिजन टू एडवांस इकोनॉमीज। लेकिन कोविड के बाद से ये देखा गया है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके यहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है, उनके यहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे यहां इन्फ्लेशन जो है 5.7% अप्रॉक्स रहता है। हमारे यहां तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसमें 4 ± 2% जो है इन्फ्लेशन को हमको 2 से 6% के बीच में रखना पड़ता है। अगर आप ग्राफ नंबर 2 देखें जहां पर हमने यूएस, ब्राजील, इंडिया, यूके को कंपेयर किया है, तो अगर आप यूएसए को देखें तो यूएसए का ग्राफ ये है, ये 7% पहुंच गया था दिसंबर 21 में। अभी यूएसए में जो इन्फ्लेशन है जून 2022 में वो अप्रॉक्स 9% है। ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन पहुंच गया है यूएसए में। तो यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब समझिएगा यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उसने क्या किया, इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है ना। तो अब यूएसए के फेडरल रिजर्व ने कहा कि इस इन्फ्लेशन को हमें कम करना पड़ेगा, लोगों के हाथ से पैसे खींचने पड़ेंगे, इसकी वजह से मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा इकोनॉमी में। तो यूएस का फेडरल रिजर्व लगा था अपनी इकोनॉमी में, यानी अमेरिकन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने में, जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपने पॉलिसी रेट्स को बढ़ा दिया। तो अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अपने पॉलिसी रेट बढ़ाएगा तो बैंकों को, वहां के बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, तो वो पब्लिक को लेंडिंग रेट उनका महंगा हो जाएगा, पब्लिक को लोन महंगा देंगे। तो अगर लोन कॉस्टली हो जाएंगे तो अमेरिकन जो पीपल है वो लोन लेंगे नहीं, उनकी वजह से उनके हाथ में पैसे कम आएंगे, वो डिमांड चीजों की कम करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा।
तो ऐसा करने की हमने कोशिश की। तो यूएस के में इन्फ्लेशन जो है जो जून 2020 में 9% पहुंच गया था, जिसकी वजह से यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया और उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, इंडिया पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट बढ़ाई क्यों? ताकि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो जब भी कोविड के बाद क्या हुआ है, कोविड के बाद कोविड में डिमांड सप्रेस रही, कोविड में लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, तो वहां का फेडरल रिजर्व हो या किसी और कंट्री का फेडरल रिजर्व, किसी और कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, सबने एक काम क्या किया कि लोगों की डिमांड को पुश करने की कोशिश की, है ना। तो आरबीआई ने भी अपने रेपो रेट को कम कर लिया था, अपने सीआरआर को कम कर लिया था। उसी तरह से यूएस का फेडरल रिजर्व ने भी वहां पर क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस शुरू की थी, जहां पर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय किया था और लोगों के हाथ में पैसा दिया था। अब उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ गया, उस समय पैसा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जैसे ही रिकवरी शुरू हुई, कोविड का वैक्सीनेशन का प्रोसेस खत्म हुआ, रिकवरी शुरू हुई 2021 में, और जैसे ही रिकवरी शुरू हुई लोगों ने डिमांड करना बहुत तेजी से शुरू किया। सप्लाई उतनी थी नहीं, डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और यूएसए में इन्फ्लेशन 9% पहुंच गया जून 2022 में, जिसकी वजह से यूएस के फेडरल रिजर्व को अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ा ताकि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ी बुरी बला है, जिसको हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा भी, कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर करेंसी की डिक्रीज हो जाती है और कमोडिटी के प्राइस जो है बढ़ जाते हैं। दोनों तरफ से अगर देखें तो दोनों एक ही बात है, इन्फ्लेशन के दो मतलब हो सकते हैं। कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाए, कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है अब वो 200 रुपए की मिलने लगे, दैट मींस कि 100% का इन्फ्लेशन आ गया है। और साथ में अगर आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए, दैट मींस कि इन्फ्लेशन आ गया है। अब यूएस का फेडरल रिजर्व अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाएगा, तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब एक विलेज की तरह है, तो कहीं पर कोई चीज होती है उसका इंपैक्ट हमें भी फील होगा, क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी हैं, हम क्लोज इकोनॉमी नहीं है। तो अगर यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, आप समझिए यूएस का फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, तो उसकी वजह से जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, यूएस की इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, अप्रॉक्स $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी। यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सेकंड पे चाइना की इकोनॉमी आती है, छठवें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आती है। जीडीपी का साइज है अप्रॉक्स $3 ट्रिलियन का। तो इकोनॉमी यूएस की, उसका जीडीपी का साइज अप्रॉक्स $23 ट्रिलियन का साइज है। अब ऐसी इकोनॉमी में, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में अगर कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, वहां पर जो है जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा अपना, उस इन्वेस्टमेंट पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और साथ में रिस्क फ्री रहेगा। रिस्क फ्री, रिस्क नहीं रहेगा। तो ऐसा ही चीज ढूंढते हैं इन्वेस्टर कि वहां पर पैसा लगाएं, वहां पर रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। तो जो लोगों ने इंडिया में अपना पैसा लगा रखा था, इंडिया के शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो क्या करेंगे? वो अपना पैसा इंडिया के बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट से निकालेंगे और यूएसए की तरफ भाग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहां पर डॉलर का आउटफ्लो होगा। अब बात समझिए, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, मार्केट में डॉलर का आउटफ्लो हो गया, डॉलर भाग गया, तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डॉलर की डिमांड तो हम कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हो गया और हमारा रुपया जो है वो डिप्रिशिएट कर गया। इसे हम टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा कर सकते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई थी 2008 में, तो वहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद टेपर टेंट्रम जैसी सिचुएशन आई थी 2012-13 में, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी समझा चुका हूं, टेपर टेंट्रम भी समझा चुका हूं, सब कुछ समझा चुका हूं। अगर आप मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने अभी मुझको ज्वाइन किया है, डू नॉट वरी, इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स कर लीजिए, करंट अफेयर एंड कंटेम्पररी इश्यूज कर लीजिए, इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं और आपको इतना मजा आएगा कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स माई गारंटी। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, आप यूपीएससी के पैटर्न को समझना चाहते हैं, आप यूपीएससी में आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूं अपनी इन वीडियोस से। तो आप इन वीडियोस को छोड़िएगा मत। जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी क्वालिटेटिव वीडियोस हैं। मैं कम वीडियोस लाता हूं, क्वांटिटी में कम रखता हूं, पर क्वालिटेटिव बहुत अच्छी होती हैं। दैट्स माई प्रॉमिस। मैं क्वालिटी पर आपको अपनी गारंटी दे सकता हूं। तो डॉलर जब भागा तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डॉलर की डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि हम इंपोर्ट तो करते हैं और इंपोर्ट करने के लिए हम डॉलर की डिमांड तो करते हैं, क्योंकि डॉलर से ही हम इंपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से रुपया का डिप्रिसिएशन होगा। इसको हम टेपर टेंट्रम 2.0 जैसा भी बोल सकते हैं। अब यहां पर एक एडिटोरियल जो आया, उसने ये बोला कि हमारा रुपया जो है वो रेजिलियंस शो कर रहा है। यानी रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आप डटकर खड़े रहे और आप गिरे नहीं, है ना, तो आपको बहुत कम इंपैक्ट फील हुआ। तो आप एक समय पर बहुत वनरेबल थे, तो आपके पास एक प्रॉब्लम आई तो उस समय आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट की। लेकिन दूसरी बार आप थोड़े से मजबूत हो गए तो आपको कम इंपैक्ट की, तीसरी बार और आप ज्यादा मजबूत हो गए तो आपको और कम इंपैक्ट हुआ। प्रॉब्लम वही है पर इंपैक्ट आपको कम हो रहा है। दैट मींस कि यू आर बिकमिंग रेजिलियंट, आप रेजिलियंट बन रहे हैं।
इसी चीज को हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट की वीडियोस भी मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं उनको भी। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट बन रही है। मैंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को, टेपर टेंट्रम को और कोविड की सिचुएशन को, तीनों सिचुएशन को कंपेयर करके बताया था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अब जो है रेजिलिएंट बन रही है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको आज फिर से एक डेटा बताता हूं, जो ये है कि हमारा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडियन जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ था वो अप्रॉक्स 20% से हो गया था, 20% हुआ था। यानी जब हमको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया तो हमारा रुपया डेप्रिशिएट उस समय हुआ 20% से। जब टेपर टेंट्रम 2012-13 का आया तो हमारा रुपया डेप्रिशिएट हुआ 11% से। लेकिन जब आज की हम सिचुएशन देखें तो हमारा रुपया जो डेप्रिशिएट तो हुआ है लेकिन 7% से डेप्रिशिएट हुआ। दैट मीन्स कि आप यहां पर क्रिटिकली एनालिसिस करके ये बोल सकते हैं कि हां, हमारा रुपया जो है आज भी डेप्रिशिएट हुआ है, पर वी हैव शोन रेजिलियंस दिस टाइम। इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रेजिलियंस। हम रेजिलियंट हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट कम पड़ रहा है, पड़ तो रहा है पर कम पड़ रहा है। अगर इसी चीज को और करें तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो 2000 फॉरेक्स रिजर्व की वजह से इंपोर्ट कवर होता है कि कितने दिनों तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कवर कितना है। तो 2012-13 में अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट कवर 7 मंथ का था, और अगर अभी देखें तो हमारा इंपोर्ट कवर अभी भी एटमोस्ट 12 महीनों तक का इंपोर्ट कवर है। दैट मींस कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी अप्रॉक्स $634 बिलियन के अप्रॉक्स हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया था। अभी क्योंकि आरबीआई जो है इंटरवीन करके डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने में लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा $580 बिलियन के करीब फॉरेक्स रिजर्व हो गया, तब भी अभी हमारे पास 12 महीनों का इंपोर्ट कवर है। दैट मीन्स कि आर रुपया डिप्रिशिएशन होने के बाद भी हमारा रुपया जो है रेजिलियंस शो कर रहा है। रुपया जो है 7% से डिप्रिशिएट हुआ है। आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपया के वोलेटाइल डिप्रिशिएशन से, हैफजार डिप्रिशिएशन से एकदम डिप्रिशिएट कर जाए, उससे बचाया जा सके। तो रुपया के डिप्रिशिएशन को रोकने के लिए जो साहब इंटरवीन करते हैं वो है आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के पास क्या है, आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, एसडीआर है। तो फॉरेक्स रिजर्व है उसके पास, और वो फॉरेक्स रिजर्व में अपने जो डॉलर्स को निकालता है, डॉलर्स को यहां पर सेल करता है, इंजेक्ट करता है, और यहां से रुपया को जो है सक कर लेता है। अब इकोनॉमी में 2 प्रॉब्लम चल रही थी। अगर यहां पर मैं आपको समझाऊं, इकोनॉमी में 2 प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम। अगर आरबीआई डॉलर रुपी का स्वैप ऑक्शन कर दे, स्वैप मतलब बदल लेना, तो डॉलर यहां पर दे दे और रुपया खींच ले, तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तीर से 2 निशाने। जब यहां पर डॉलर का इंजेक्शन होगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रुपया जो है अप्रिशिएट कर जाएगा, थोड़ा सा कम डेप्रिशिएट होगा। दूसरी बात, क्योंकि रुपया यहां चला गया है, जिसकी वजह से रुपया का जो एक सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन से 2 चीजें हो सकती हैं, रुपया का डेप्रिसिएशन को भी रोका जा सकता है, और रुपया जो है इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी टैकल किया जा सकता है। आई होप कि आप चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर फेड टेपरिंग हो रही है। यूएस का जो फेडरल रिजर्व है अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, जिसकी वजह से एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा है। हमारे एक्सपोर्ट चीपर होते हैं जब रुपया डेप्रिशिएट करता है, पर इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं। पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इंपोर्ट जो है करने के बाद ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट भी है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। कहीं हद तक अगर हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने के बाद ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, चीपर होने की जगह पर। आई होप कि आप कनेक्शन समझ पा रहे हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है कई हद तक। तो एक्सपोर्ट चीपर है, लेकिन यहां पर इंपोर्ट जो है हमारे कॉस्टली हैं। साथ में जब इंडियन मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से, शेयर मार्केट से बहुत ढेर सारा एफपीआई अपना पैसा निकाल के भागेंगे, तो बॉन्ड को बेचेंगे तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ने की वजह से बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है, और उसका प्रॉब्लम क्या होता है बॉन्ड यील्ड बढ़ने का, कि कंपनीज जो हैं जो लोन मार्केट से उठाना चाहती हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से उनको मार्केट में लोन आराम से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी को इंपैक्ट होता है, क्योंकि जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड है C+I+G+N अगर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स कम हो जाएगा तो जीडीपी भी कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन। दिस इज व्हाई यू हैव टू डेवलप दिस आर्ट ऑफ कनेक्शन, इंटरकनेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग। अगर आप इंटरकनेक्शन नहीं कर पाएंगे तो 2-4 चीजों को आप कनेक्ट करके समझ नहीं पाएंगे, तो आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है वो नहीं हो पाएगा। और यहां पर अगर बॉन्ड मार्केट से पैसा निकला तो बॉन्ड यील्ड को इंपैक्ट करता है, तो शेयर मार्केट से अगर पैसा निकलेगा तो कंपनीज के शेयर्स गिर जाएंगे, सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडेक्स है वो गिर जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनीज की इवैल्यूएशन जो है वो कम हो जाएगी। तो कंपनीज के पास, फर्म्स के पास जो है पैसा कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी जीडीपी में इंपैक्ट होगा। यानी डेप्रिसिएशन होने की वजह से बड़ा इंपैक्ट होगा। साथ में डेप्रिसिएशन होने की वजह से एक इंपैक्ट ये होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है महंगा हो जाएगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा।
आई होप कि आप चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के रूप में आरबीआई क्या करे? आरबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो डॉलर की डिमांड को कम कर दे या तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाने वाला अभी मैंने बताया कि आरबीआई इंटरवीन करे फॉर स्टेबिलिटी। आरबीआई क्या करे? डॉलर का इंजेक्शन कर दे, डॉलर रुपीज स्वैप ऑप्शन कर दे, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, रुपया खिंच जाएगा, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को भी टैकल कर लेंगे और डेप्रिसिएशन की भी। तो आरबीआई को रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, एंड जब आरबीआई इंटरवीन करता है तो हम उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। इकोनॉमी के फुल कोर्स में मैंने आपको समझाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम रीवैल्यूएशन करेंगे, आरबीआई अपना डॉलर अपनी तिजोरी से निकालकर इंजेक्ट करेगा, तो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा 634 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स पहुंच गया था, वो अब कम हो गया है, अप्रॉक्स 580 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स पहुंच गया है। अब हमारे पास 12 महीनों का इंपोर्ट कवर है, पर हमारे पास 12 महीनों का इंपोर्ट कवर आज भी है, इसलिए हम रेजिलिएंट है। दोनों बातों को कहने का वही तरीका, हम बातों को घुमा फिरा के कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो नीड है उसके हिसाब से हम बातों को बोल सकते हैं। तो यहां पर रुपया की सप्लाई, डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, डॉलर का इंजेक्शन कर सकता है। साथ में आरबीआई ने एक चीज और की, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज हैं, वो बाहर से कितना पैसा डॉलर में बोरो करके ला सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले 750 जो है मिलियन डॉलर की लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 1500 मिलियन डॉलर यानी 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया है। साथ में एनआरआई के जो डिपॉजिट हैं उनमें जो कंडीशन थी उनको रिलैक्स किया, इंटरेस्ट रेट को अच्छा ऑफर करने लगे हैं, ताकि जो एनआरआईज हैं, एफसीएनआर जो अकाउंट्स में अपना पैसा डालें, जो इस अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो जो नेट बैंकिंग कैपिटल जो हमने पढ़ा था, वो नेट बैंकिंग कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहां पर जब मार्केट में पैसा आएगा तो डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई ये कदम उठा सकता है। साथ में डॉलर की डिमांड को अगर कम कर दें तो भाई दोनों चीज कर सकते हैं, डॉलर की डिमांड कम हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो डॉलर की डिमांड कम करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं उसमें डॉलर का यूज ना करें, हम रुपया में सेटलमेंट कर लें तो अच्छा होगा। तो अगर रशिया से हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया को क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट करते हैं तो रशिया को डॉलर में पे ना करके रुपया में पे कर दे, और रशिया जो हमसे इंपोर्ट करता है या हम उसको जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वो सेटल हो जाएगा। तो हम ट्रेड का सेटलमेंट जो कर लें रुपया में कर लें, जिसकी वजह से हम डॉलर को ही बाईपास कर जाए, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड कम हो जाए। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नॉस्ट्रो अकाउंट ये कैसा सब कुछ हो रहा है, ये रुपया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करेंगे। पर आई होप कि आप मोटिव समझ रहे हो, पूरा मुद्दा जो मैंने कंसाइज किया है आपके लिए, ये कंसाइज आप समझ रहे हो कि हम कंसाइज करके करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है, रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डॉलर की डिमांड को अगर हम कम कर दे या डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दे तो रुपया का जो है रीवैल्यूएशन होने लगेगा अगर आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, और वैसे अप्रिसिएशन होने लगेगा अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा रेजिलिएंट है रुपया रेजिलिएंट है, ये फैक्ट यूज करके आप बता सकते हो कि हमारा रुपया जो है रेजिलिएंट है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट्स देकर आप अपने आर्गुमेंट्स को मजबूत कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। एक चीज और बोलना चाहूंगा, तो आरबीआई ने बोला कि आरबीआई विल आयरन आउट वोलेटाइल रुपी मूव्स। तो आरबीआई कह रहा है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुमको रुपया, तुमको डेप्रिशिएट एकदम झटके से बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हम मुझे नहीं पता कि तुम कहां तक डेप्रिशिएट करोगे, लेकिन मैं तुम्हें रीवैल्यूएट करके एडजस्ट करता रहूंगा, टेंशन मत लेना। तो आरबीआई ने यह भी बोला है कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मॉडरेट है, टेंशन वाली बात नहीं है, इन्फ्लेशन को हम स्टेबलाइज कर लेंगे, स्टेबलाइज हो भी रहा है धीरे धीरे। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा वेल कैपिटलाइज्ड है एंड साउंड है, हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो भी डिक्लाइन हो रहा है, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है एडिक्वेट हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है इकोनॉमी में, आप टेंशन मत लीजिए। और जितना भी होगा आरबीआई कोशिश करेगा कि आरबीआई डॉलर की सप्लाई करेगा ताकि आरबीआई रुपया को रीवैल्यूएट करता रहे और उसको ज्यादातर डेप्रिशिएट होने से रोक ले। तो आरबीआई कह रहा है टेंशन मत लो, मैं हूं बॉस, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी से बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम यहां पर बैठे हैं। आई होप कि आपको ओपन इकोनॉमी में रुपया का जो भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज थी, और किसको इसको ऑर्डर वाइज मैंने आपको समझाया। समझिएगा इस चीज को, मैंने आपको कॉज से लगाकर कि उसकी वजह से क्या क्या मतलब क्या प्रॉब्लम की वजह से रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में, और उसकी वजह से इक्विटी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, मैंने सब कुछ एक वीडियो में कवर कर दिया आपके लिए। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत मेहनत लगती है ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने में, फिर इनको कंसाइज करने में बहुत जान जाती है। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला भी बनता है, हमें भी अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।